Hello everyone, hope you all are doing really well. This is Mansi Chaudhary and welcome back to my channel The Commerce Junction. The topic for today's learning is GST. Now what is GST? It is basically a form of indirect tax. अब टैक्सेस मेनली दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होते हैं जो जिस पर्सन पे लगाए गए हैं, जिस पर्सन की ऑब्लिगेशन है वही पे ऑफ करता है. फॉर एग्जाम्पल योर इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स. ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस हैं जो ऑब्लिगेशंस किसी और की हैं बट पे ऑफ कोई और करता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल योर सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एंड सो ऑन. बहुत सारे टैक्सेस थे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में इंक्लूड किए जाते हैं. सो instead of all these taxes, the government came up with the idea of one nation, one tax, and that one tax is GST. So, to sum up all these indirect taxes, there is only one tax that is applicable, that is GST. Now, what is GST? It is a goods and service tax. Goods and service tax means that this tax will be applicable on the sales and purchases of goods and services only. So this was the meaning of GST. Now I am going to explain you the transactions involved in the GST. So basically there are two types of transactions involved in GST, that are interstate and intrastate. अब इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट में क्या डिफरेंस है? इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन्स हैं जो दो स्टेट्स के बीच में इंकर हो रही हैं. फॉर एग्जाम्पल ए ऑफ सूरत बाइज गुड्स फ्रॉम बी ऑफ पुणे. अब यहाँ पे कौन सी दो स्टेट्स इन्वॉल्व हैं? एक गुजरात, एक महाराष्ट्र. सो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग की प्रोसेस जो है वो दो स्टेट्स के बीच में हो रही है. ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट इंट्रास्टेट, so it is a sort of transaction which is incurred within a state only. For example, A of Surat buys goods from B of Ahmedabad. So this is an intrastate transaction involving only one state, that is Gujarat only. I hope it is clear. So अब ये बाइफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ट्रांजेक्शन्स को इन दो पार्ट्स में डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज ये ट्रांजेक्शन्स डिपिक्ट करेंगी कि आप कौन सा टैक्स अप्लाई करोगे. अब यहाँ देखो, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में सिर्फ एक ही स्टेट इन्वॉल्व है, दैट इज गुजरात. सो यहाँ पे जो भी टैक्स एप्लीकेबल होगा वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, दैट इज CGST एंड SGST, सेंट्रल GST एंड स्टेट GST. सो यहाँ पे आप लेट्स से अगर फॉर एग्जांपल 18% GST एप्लीकेबल है तो 9% स्टेट सेंट्रल को चला जाएगा एंड 9% स्टेट को चला जाएगा. इन केस देयर इज एनी यूनियन टेरिटरी इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजेक्शन तो यहाँ पे SGST की जगह UTGST आ जाएगा. इन टोटल देयर आर 7 यूनियन टेरिटरीज बट देयर आर ओनली 5 यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे UTGST अप्लाई होता है. दिल्ली और पौंडीचेरी में SGST ही अप्लाई होता है बिकॉज दे हैव सेपरेट लेजिस्लेशन. सो जिन भी यूनियन टेरिटरीज में सेपरेट लेजिस्लेशन है वहाँ पे SGST ही अप्लाई होगा. आई होप इट इज़ क्लियर. सो मूविंग ऑन टू द इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन. अब यहाँ पे देखो दो स्टेट्स आ गई, एक गुजरात एक महाराष्ट्र. कन्फ्यूजन आ गई है कि कौन सी स्टेट को कितनी पेमेंट आप टैक्स की फॉर्म में करोगे. तो यहाँ पे सारा का सारा GST एक ही हेड में आ जाता है, दैट इज IGST, इंटीग्रेटेड GST. तो ये इंटीग्रेटेड GST पूरा का पूरा 18% सेंट्रल के पास चला जाता है. तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किस स्टेट को कितनी पेमेंट करनी है. सो दिस इज द ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व्ड इन GST. नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर विद द GST मैकेनिज्म. GST मैकेनिज्म में हम ये पढ़ेंगे कि जब आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी GST की तो आपको क्या बेस कंसिडर करना वहाँ पे. अब एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन में सिर्फ दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक आ जाता है बायर, दूसरा सेलर. बट जब आप टैक्सेशन की बात करते हो तो इन दो पार्टीज के अलावा एक और पार्टी इंट्रोड्यूस हो जाती है, दैट इज गवर्नमेंट.
3 पार्टीज आ गई मेरे पास। सबसे पहले ट्रांजैक्शन में क्या होगा, बाइंग एंड सेलिंग होगी। बायर कुछ परचेज करेगा, सेलर कुछ सेल ऑफ करेगा। दैट मीन्स ये इसको गुड्स देगा एंड बायर इसको पेमेंट करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल बायर ने 1 लाख के गुड्स परचेज किए हैं, तो सेलर ने क्या किया, 1 लाख के गुड्स दे दिए इसको एंड बायर क्या करेगा, इसको पेमेंट करेगा। अब वो पेमेंट में क्या आएगा, 1 लाख गुड्स का प्लस जीएसटी। फॉर एग्जाम्पल 18% जीएसटी है, तो 18% उसके साथ जीएसटी पे करेगा इसको। डन। अब सेलर ने क्या रिसीव किया, सेलर की एक तो सेल्स हुई 1 लाख की, प्लस उसने 18% जीएसटी रिसीव किया। अब ये सेल्स तो उसकी इनकम है, बट जो ये 18% उसने जीएसटी रिसीव की है ये उसकी इनकम नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज ये 18% इसको इवेंचुअली गवर्नमेंट को पे ऑफ करना है। सो ये जो इसने पेमेंट 18% रिसीव की है वो इसने गवर्नमेंट को पे करने के लिए रिसीव की है, तो इसकी क्या हो गई, लायबिलिटी जनरेट होगी यहाँ पे। तो सेल्स के टाइम पे आप जो भी जीएसटी रिसीव करोगे उसको हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी, बिकॉज you need to pay to the government, and if you have to pay to someone then it is your liability only and not your income. I hope it is clear. Now moving on to the buyer. अब buyer ने क्या किया, इससे 1 लाख के गुड्स ले लिए और इसको 1 लाख प्लस 18% जीएसटी की पेमेंट कर दी। अब बायर के पास यहाँ पे 1 लाख के गुड्स आ गए। अब ये गुड्स हैं, गुड्स का मतलब आपने वो चीज़ें परचेज की हैं जो आपको रीसेल करनी है। अब बायर को ये गुड्स फर्दर सेल ऑफ करने हैं। अब उसने 1 लाख के गुड्स परचेज किए हैं तो 1 लाख में नहीं बेचेगा, ऑब्वियसली ज़्यादा प्राइस पे बेचेगा। फॉर एग्जांपल ये गुड्स फर्दर 1,20,000 में सेल ऑफ कर देता है। डन। अब उसने 1,20,000 में सेल ऑफ की, इसके ऊपर भी 18% जीएसटी रिसीव करेगा। सो कहने का मतलब ये है कि जो इसने यहाँ पे 18% पे ऑफ की है वो यहाँ पे इसने वापस ले लिया है, तो ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर हो गया जिसका बेनिफिट इसको इन द नियर फ्यूचर मिल गया है वापस, तो ये आपका एक्सपेंस नहीं, आपका एसेट हो जाएगा। तो बायर के लिए जीएसटी पेड विल बी एन एसेट एंड इट इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी। व्हाई इट इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग मनी इनटू इट। सो with this mechanism you can chalk it out कि buyer के लिए GST paid is an asset and we denote it with the input GST, and seller के लिए GST received is a liability and we denote it with the output GST. I hope it is clear. अब ये transaction पे depend करता है कि वो interest rate है कि interest rate है, then you will chalk out कि आपको CGST लगाना है, SGST लगाना है या IGST लगाना है. So this was the mechanism of GST. Now we are moving further with the accounting for GST, where we will pass our journal entries for the transactions including GST into it. So let's get started. The first transaction in the question is Mr. A of Delhi purchased goods from Mr. B of Delhi for rupees 1 lakh. अब यहाँ पे Mr. A is the buyer, Mr. B is the seller, and both belong to one state only, that is Delhi. So it is a sort of intra-state transaction. कौन कौन से जीएसटी एप्लीकेबल होंगे, एक सीजीएसटी एंड एक एसजीएसटी। रेट है यहाँ पे 18%, तो 99% दोनों में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, तो हम दोनों की बुक्स में एंट्रीज पढ़ेंगे। पहली पार्टी है मिस्टर ए हु इज़ द बायर। अब मिस्टर ए गुड्स परचेज कर रहे हैं फॉर रुपीज़ 1 लाख। सो रूल क्या आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पे विद रुपीज़ 1 लाख। डन। इसके साथ मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा। मैंने बताया था कि बायर के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इनपुट जीएसटी, बिकॉज ही इज़ इन्वेस्टिंग मनी इनटू इट। सो बायर के लिए जीएसटी पेड इज़ एन एसेट एंड एसेट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। सो उस रूल के अकॉर्डिंगली आप जीएसटी पेड को डेबिट कर दोगे विद द नेम इनपुट जीएसटी। अब यहाँ पे 2 जीएसटी इन्वॉल्व थे, एक सीजीएसटी एक एसजीएसटी। तो यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन क्या आ जाएगी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड। अब जीएसटी का रेट था 18%, आपने इक्वली डिवाइड कर दिया 9% फॉर सीजीएसटी एंड 9% फॉर एसजीएसटी। 1 लाख के ऊपर आपको 9% लगाना है सीजीएसटी के लिए, दैट कम्स आउट टू बी 9,000
एंड 9% ही SGST के लिए। अब मैंने गुड्स परचेज किए हैं कैश बेसिस पे, तो मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हियर कैश इज गोइंग आउट, तो आई विल क्रेडिट कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट विद द टोटल ऑफ दिस 1,18,000। डन। अब सेम ट्रांजेक्शन की एंट्री आप सेलर की बुक्स में डालोगे। सेलर यहाँ पे क्या कर रहा है, गुड्स सेल ऑफ कर रहा है, तो वो कैश रिसीव करेगा। एक डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड, सो कैश अकाउंट डेबिटेड, डेबिट व्हाट कम्स इन। ये सेल्स कर रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ दिस बिजनेस टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल्स की इसने, 1 लाख की सेल्स की। अब इस 1 लाख की सेल्स के लिए उसने GST रिसीव किया है एंड सेलर के लिए जो GST रिसीव्ड है दैट इज अ लायबिलिटी बिकॉज ही हैज़ टू पे टू द गवर्नमेंट। सो लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको क्रेडिट कर दोगे बिकॉज लायबिलिटीज ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस एंड वी यूज द वर्ड आउटपुट GST। सो इसमें भी 2 GST इन्वॉल्व थे, CGST एंड SGST, तो वी विल पास ऑन द एंट्री लाइक टू आउटपुट CGST and to output SGST। 9% दोनों, 9,000 and 9,000, और टोटल इसने कितना रिसीव किया है, 1,18,000। डन। एक एंट्री हम इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन की भी पास ऑन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर A ऑफ सूरत buys फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर B ऑफ पुणे। अब यहाँ पे 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हो, एक गुजरात एक महाराष्ट्र, एंड मिस्टर A फर्नीचर परचेज करा। अब फर्नीचर इज एन एसेट, हमने ये पढ़ा कि GST जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज पे एप्लीकेबल होगा, तो ये तो एसेट आ गया। बट जो हम अपने लिए एसेट के तौर पे परचेज कर रहे हैं, सामने वाला उसको सेल ऑफ कर रहा है, उसका मेन बिजनेस ही यही है कि वो फर्नीचर सेल ऑफ करता है, हमारे लिए वो एसेट बट उसके लिए वो गुड्स आ जाते हैं, तो उसके ऊपर भी टैक्स जो है वो एप्लीकेबल होगा। सो यहाँ पे क्या चीज़ें इन्वॉल्व होगी, एक इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है तो IGST एप्लीकेबल होगा, दूसरा आप एसेट परचेज कर रहे हो बट वो सामने वाली पार्टी के लिए गुड्स है तो उसके ऊपर टैक्स जो है वो इन्वॉल्व होगा। सो ट्रांजेक्शन क्या आ जाती है आपकी, मिस्टर A ने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर आपका एसेट है, डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल के अकॉर्डिंगली भी इसको डेबिट करोगे और मॉडर्न अप्रोच के रूल के अकॉर्डिंगली भी आप इसको डेबिट करोगे। तो पहली एंट्री आ गई फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 50,000। अब यहाँ पे बायर GST पे कर रहा है, GST पे कर रहा है तो उसका एसेट है तो उसकी जगह इनपुट GST आ जाएगा, एंड ये इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है तो यहाँ IGST एप्लीकेबल होगा, तो इट वुड बी इनपुट IGST अकाउंट डेबिटेड, पूरा का पूरा 18% 50,000 पे अप्लाई हो जाएगा, दैट वुड बी 9,000। यहाँ हम पे कर रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड विद ₹59,000। सेम ट्रांजेक्शन की एंट्री सेलर के बुक्स में पास होगी। अब सेलर क्या कर रहा है, गुड्स सेल ऑफ कर रहा है, वो पैसे रिसीव करेगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड, ये फर्नीचर सेल ऑफ कर रहा है, इसके लिए वो गुड्स हैं तो यहाँ सेल्स अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितने का फर्नीचर बेचा है, 50,000 का। मैंने जो GST रिसीव किया है इसके साथ वो GST लायबिलिटी है बिकॉज वो फ्यूचर में पे करना है, तो उसको क्रेडिट कर दोगे विद द नेम आउटपुट IGST with ₹9,000। डन। 50,000 का फर्नीचर सेल ऑफ किया, 9,000 GST का रिसीव किया, टोटल कैश कितना रिसीव किया, 59,000। I hope it is clear to you all. So you can use this criteria for passing the journal entries for the transaction involving GST. I hope this session was some help to you all. If you like this video, please give it a big thumbs up and subscribe to my channel. And don't forget to hit that bell icon so that you get notified whenever I post my next video. Also, comment down below if you have any doubt in this session or what are the topics you want me to cover. I would love to hear it from you. Thank you so much for watching this video. I'll see you next time. Till then, goodbye and take care.